अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर माशियात हैं। इसके अलावा इमरान एजाज़ साहब में जॉइन कर रहे हैं, आप भी माहिर माशियात हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, 1 साल से ज़ायद अरसा मौजूदा हुकूमत को बीत गया है। आप क्या समझते हैं कि इस 1 साल में मईशत के हवाले से क्या-क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं? क्या आप इस वक़्त आप समझते हैं कि हमारा मुल्क माशी तौर पर एक सही डगर पे चल रहा है? देखिए, ये तो एक कंटिन्यूएशन है ना। इससे पहले पीडीएम की हुकूमत भी थी और वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो भी यही सिलसिला चल रहा था। जी, और इस सारे वक्फे में जो एक एलिमेंट है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। सही। और उस प्रोग्राम के अमल जो पाकिस्तान कर रहा है खासे टफ हालात में, और अभी तक तो वो ऑन ट्रैक है। जी, तो अब जो अगर आप कहें कि इकोनॉमिकली क्या हमने किया है, तो एक ये है कि आईएमएफ के साथ जो मायदा है उसको हमने मेंटेन किया है। हुँ, और होपफुली अब ये आगे भी चलता रहेगा। सही। हैविंग सेड दैट, इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी है, हुँ, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम ने पूरी इकोनॉमी में डिमांड जो है उसको ख़त्म किया सही, है। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों की कुव्वत खरीद को कम किया है। सही। उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई। अब इस माहौल में ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। जी, महंगाई जो पिछले 2-2.5 साल में रही है उसने उस गरीबों की तो कमर तोड़ दी है। सही। और बिजली की जो कीमतें हैं जिस तरीके से वो बढ़ी हैं, जी, उसका भी इम्पैक्ट ये है कि लोगों के बजट्स जो है उसमें या वो बिजली का बिल दे सकते हैं या वो अपने जी, खाना पीना कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। सो सही। मसले बड़े गंभीर हैं और जी, वो चलते जाएंगे जब तक कि हम आगे चल के जो मेजर हमें रिफॉर्म्स चाहिए जी, वो हम नहीं कर पाते। सही। तो अच्छा अभी मेजर रिफॉर्म्स जी, हमें जी, एक मैं बता दूं कि रिफॉर्म्स हमें ये चाहिए कि हुँ, हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है। वो जी, उसमें बिल्कुल। वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो जी, कम्पिटिटिवनेस नहीं है कि वो सही, एक्सपोर्ट कर सके। सही। और इकोनॉमी जो है हमारी चलती है एनर्जी पे जो कि इम्पोर्टेड है। जी, बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें जो है ये बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, जी, क्योंकि अगर बिजली आपने बनानी है जिसमें डॉलर्स में पे करना है हुँ, और पैदावार आपकी जो होगी वो एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो जी, एक इम्बैलेंस बनता जी, है बिल्कुल। जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हमेशा धकेल देता है। जी, ठीक है। तो अच्छा हमें जी, एक तो जी, है कि इकोनॉमी को प्रोडक्टिव एंड सही। कम्पिटिटिव करना है, जी, उन्हें मुल्क मार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स जा सकें। जी, दूसरा ये है कि एनर्जी को हमने सस्ता भी करना है, चोरी भी रोकनी है और उसको डोमेस्टिक करना है जी, कि वो बिल्कुल। डॉलर्स में पेमेंट करने की बजाय रुपयों में वो पे कर सके। सही। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अहम है। इसके बाद हमें हुकूमत का जो टैक्सेशन का निज़ाम है जी, वो इस वक्त फोकस पूरी तरह कर रहा है कि वो हुँ, किसी तरह हुकूमत के खजाने टैक्सेस से भर जाएं। जी, और उसका इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे या बिजनेसेस पे उसकी फिक्र कोई नहीं है। सही। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। जी, बिल्कुल ठीक है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हुँ, बाकी इकोनॉमिक अहदाफ जो हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के, हुँ, कम्पिटिटिवनेस के, प्रोडक्टिविटी के, जी, ये पूरे नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर अगर आप एक और एलिमेंट डाल दें कि वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अब टेररिज्म का भी हुँ,
जी, एक बहुत बड़ा एलिमेंट मसला आ खड़ा गया हो है। गया है। बिल्कुल आप तो सही कह ये रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें खतरनाक हैं बात। और इनको हल करना बहुत जरूरी है। जी ठीक है। अच्छा इमरान एजाज साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर सलमान शाह साहब की कि एक साल में हम किसी हद तक पॉजिटिव आगे जा रहे हैं, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ का मसला है। जब तक इकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, मुल्क की अपनी जो इकॉनमी है वो अपनी उस रीढ़ की हड्डी नहीं पैदा कर सकेगी। और हम जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि IMF की वजह से हमारा सिस्टम चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं अभी एक साल के हुकूमत ने क्या कोई इकदाम किए हैं इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से? वो बिल्कुल 100% उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, ग्राफिक के हिसाब से पाकिस्तान में बस सब सारी चीजें सारे मौके मौजूद हैं, सही। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दो किस्म की प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है ना, वो नहीं है। जी। अच्छा, हमारे तो इसी वजह से शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं आ रही। अब सही। गवर्नमेंट तो जरूर कोशिश करती है अपनी तरफ से जी। कि हम किसी ना किसी बड़े डेलीगेशन को इनवाइट करें, कुछ चीजें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट के बाद की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सही। कभी हमारे मुल्क में फॉरेन टेरर आ जाता है, कभी हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म की होती है, सही। जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है, हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो सही। हम सबसे पहले तो बात करें ना अपने मुल्क के लोगों की, कि सही। क्या हमारे मुल्क के लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है, क्या वो हमारे मुल्क का जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इतना हमारा है और इतने जी। इतनी अच्छी जगह पर वो लोग हैं, ये सारी चीजें वो मेंटेन कर रहे हैं, सही। क्या उन लोगों को सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई उसके ऊपर लाएमल बनाया है? देखें, उनका 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 बेसिकली तौर पे जो गवर्नमेंट है वो अभी तक बिल्कुल फेल हो चुकी है कि वो उनके जो ट्रस्ट लेवल है उसको वो बहाल कर सके। आप सही। करें एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, तो हम ज्यादातर इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं और एक्सपोर्ट जो है वो तो बिल्कुल बराए नाम है। तो सही। देखें, किसी भी में अगर आपने तरक्की या ग्रोथ करनी है, उसकी दो चीजें होती हैं कि आपके मुल्क में यूटिलाइजेशन होनी चाहिए इक्वल जी। लेवल के ऊपर। आप बिल्कुल। इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी उससे डबल एक्सपोर्ट होनी चाहिए, सही। और फिर आप जाके चीजें जो है उसको आप ऑन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है, हम लोग IMF के शिकंजे में हैं और रेटिंग उसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं गुजारा है। नहीं। हम बेल आउट खत्म होना शुरू हो जाता है, हम सही। जाके उनके, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हम उनके आगे हाथ पांव जोड़ना शुरू कर देते हैं सही। कि आप ये आसरा है, अगर आप हमें नहीं देंगे तो हमारी सिचुएशन तो खराब हो जाएगी। अच्छा, हम IMF से बेल आउट पैकेज के लिए अपने दूसरे ममालिक जैसे चीन हो गया, जी। खलीज ममालिक हो गया, इन लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप IMF को कहते हैं कि वो हमें ये बेल आउट पैकेज जी दे दे। बिल्कुल। क्या हम ममालिक को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें? तो अगर वो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें तो हमें शायद IMF के शिकंजे से हम लोग निकल जाएंगे। जी लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे करीब से करीब जो हमसाए हैं वो भी पाकिस्तान में इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। सही है। देखें, वारंट की सिचुएशन आपके सामने है, रिसेंटली पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ, जो अपना जी। KP के साइट पर हो रहा है, तो जाहिर है अल्टीमेटली कोई भी इन्वेस्टर तो फौरन तो दूर की बात है, अपना ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उसमें बेचैनी फैल गई है। आज सही। उन लोगों ने जो पाकिस्तान में की है, जी। उनको इसका कोई पता नहीं है कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी एक और इशू है। देखें, अभी कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो जर्मनी में मुकीम है, उनका नाम सही। सदीक साहब है। जी। वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि यार इमरान, हम पाकिस्तान जाके कारोबार करने को तैयार है, लेकिन मसला ये है कि उनकी स्पेशल फ्लोर मिल है कसूर में, और वो अच्छा। मुझे बता रहे थे कि उसके ऊपर तकरीबन कोई पिछले 4 महीने जी। कब्जा हुआ है, जी ठीक है। और बकायदा इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका कब्जा छुड़वाने के लिए, जी। लेकिन वो इतने रसूख उनका है कि हमारे लिए वो बहुत हाँ, ज्यादा ये मुश्किल हो वाकई गया। इन्वेस्टर के लिए सेफ मुल्क नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक मुल्क जी। हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, सर देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वही हमारा मुतमिन नहीं है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आएंगे? देखें, सही बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो होता है वो बिरोने मुल्क में हमारे सफीर जैसा किरदार अदा कर रहा है, और अगर सही। पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी उसको ला सकता है जी पाकिस्तान बिल्कुल में, ला क्यों नहीं ला सकता है, सकता? लेकिन यहाँ पे जो कि हालात अच्छे नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, यहाँ पे अभी इंपोर्ट की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्ट हो रहा है, और वो इंडस्ट्री जो यहाँ पे काम कर रही है उस इंडस्ट्री के मुतलका प्रोडक्ट भी जो है बाहर पे तहाशा आ रही है। आप देखें कि लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने आ रहे हैं, गारमेंट्स आ रही हैं, ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में। तो ये क्या हुकूमत कोई ऐसी इंपोर्ट लिस्ट नहीं मुल्कों के साथ बना सकती कि गैर ज़रूरी तौर पर इंपोर्ट ना हो और हमारी अपनी इंडस्ट्री चले? लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कम्पीट नहीं कर सकती। सही। और इसको कम्पीट करने के लिए आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। सही। मॉडर्नाइज का मतलब ये है कि
इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी को बेहतर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स जो है जो बनते हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा, डिजाइन उनके ठीक करने पड़ेंगे, उनकी मार्केटिंग पूरी दुनिया में करनी पड़ेगी। और ये चीजें का मतलब है कि आपने तरक्की करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने मॉडर्नाइज करना है। ये नहीं है कि दुनिया से आप सारे एक दीवार खड़ी कर दें और बाहर से कोई चीज ना आने दें और यहाँ पे हम गंदमंद जो भी है वो आवाम को मिलता रहे, तो वो काम नहीं हो सकता। तो आई थिंक इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये है कि आपको पाकिस्तान में नौकरीशाही जो है उसका कंट्रोल खत्म करने की बहुत सख्त जरूरत है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। नंबर 2 ये है कि हुकूमत के अखराजात उनको हमें काटना पड़ेगा, हुकूमत को डाउन साइज करना पड़ेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना किरदार अदा कर सके। उनके रास्ते में जो रेगुलेटरी रुकावटें खड़ी की जाती हैं उनको खत्म करना पड़ेगा और हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा। टैक्सेस को कुछ आपको रिलीफ देनी पड़ेगी ताकि इन्वेस्टमेंट ये आपकी चल सके। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान दुनिया से अलग अलग नहीं होता काम कर सकता। आपको अपने मुल्क के हालात ठीक करने पड़ेंगे और इस वक्त वो इतने खराब हैं कि सारों को ये हालात ठीक करेंगे तो होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि ये आप बाहर की चीजों की इंपोर्ट बंद कर दें या आप स्मगलिंग रोक दें या कोई इस तरह के काम करेंगे तो इकॉनमी चल पड़ेगी। ऐसी नहीं होगा, ऐसे नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान इजाज साहब, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि जो हमारे बाहर मुकीम पाकिस्तानी है उनका भी ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ सरमाया लाए, तो बैरूनी सरमाया कैसे लाया जा सकता? तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह के हुकूमत को इकदाम करने चाहिए कि हम अपने मकामी और बैन अवी सरमायाकार को अपने तरफ जो है वो राग़िब कर सकें? बिल्कुल सर, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो हमारे हर सूबे में मुकीम है और उसमें कॉम्पिटेंट ओहदेदार हैं, वो माशाल्लाह बड़ी अहलियत के हामिल हैं। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले वो वहाँ पे जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन लोगों का तो इत्मीनान बहाल करे ना। हमारी तो सर पॉलिसी ऐसी है कि जब हम टैक्स पॉलिसी करते हैं तो पहली बात तो ये है कि उसमें लोकल लोग जो इंक्लूड होते हैं जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, वो जैसे ही गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस करती है अगले दिन उनकी तरफ से मेल आ जाती है कि जी हम लोग इन चीज़ों को, या प्रेस रिलीज आ जाती है कि हम लोग जी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मान रहे। उसकी वजह ये है कि कमर तोड़ ताजर तोड़ महंगाई है और हम इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। देखें हमारा जो कनेक्शन हो सकता है ना, देखें बेसिकली तौर पे एक मईशत जो है ना वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, और अगर मईशत ठीक होगी तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे पहले जरूरी है जो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट सबसे पहले दो चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन कराए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसके भी उसमें पर्सनल इख्तलाफात है ना उन सबको भूल के ना एक ट्रेड के ऊपर ना एक इमरजेंसी पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को सब लोग हुक एंड कुक इम्प्लीमेंटेशन करें और बताएं कि इस पॉलिसी के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अमल दखल नहीं होगा। इस पॉलिसी को पाकिस्तान के लिए बनाया गया है और हम लोग इस पाकिस्तान के मईशत को बेहतर बनाने के लिए इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसमें सारे स्टेक होल्डर को शामिल किया जाए, बेशक हमारे जितने भी इदारे हैं सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको बताया जाए कि भाई ये हम लोग इस तरह करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखें ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा सरमाया है। आपको पता है कि हमारी जो ज्योग्राफी जो हिस्ट्री है उसमें हमारे पास जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हम लोग इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम लोग इन जगह के ऊपर भूल नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी तरह के बुरे हालात आएंगे तो आपको पता है सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिस पॉलिसी में उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको कोई रिलीफ दिया जाए, उनको बताया जाए अगर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो हम लोग उसको 3 साल के लिए 4 साल के लिए टैक्स फ्री जोन दे देते हैं। वो आए हम करें, हमें नथिंग, नो नीड टू पे एनीथिंग, दे जस्ट ट्राई टू डेवलप द रीजन। वो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए अपनी बेहतरी के लिए काम करे और उसको टैक्स फ्री बनाए। देखें चाइना हमारे साथ वाला मुल्क है ना, जी बिल्कुल। चाइना जो पॉलिसी बनाई है, चाइना ने अपने लोगों को ट्रेन इसलिए किया है कि वो हर सूबे में हर 5 साल बाद 3 साल बाद उस सूबे के लिए टैक्स फ्री बना देता है और अपने लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ पे जाएं और काम करें और बिजनेस करें और डेवलप करें।
जी बिल्कुल। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक इमरजेंसी तौर के ऊपर कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिनको उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में अपनी सरमाया सही। लेके आए। जी बिल्कुल हम ठीक लोग है। 5 साल के लिए आपसे बिल्कुल टैक्स के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, आप सही। लोग सिर्फ यूटिलाइजेशन करें। हमारी जो लोकल पाकिस्तानी जी बच्चे जी। इस वक्त बेरोजगार हैं, उनको नौकरियों के मौके मिलेंगे सर। देखें ना, सही। जब कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आके कोई फैक्ट्री लगाएगा या कोई बिजनेस लेके आएगा या कोई मल्टीनेशनल सेटअप लेके आएगा, जी इसमें तो कोई शक नहीं, अल्टीमेट बिल्कुल ठीक है, फ्रेंचाइजी से लेके आएगा वो मुल्क की मैशत जो वो बेहतर होगी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा, इमरान इजाज साहब, ये मुल्क में सोने की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये क्या इंडिकेटर है, क्या जाहिर करता है? क्या हमारे जो सरमायाकार हैं, जो हमारे ये हुकूमती उस जो हमारी पॉलिसी है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या कोई माशी बहरान का नतीजा है, क्या मसला है? सर जी, ये बिल्कुल मुआशरी बहरान का नतीजा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और देखें, सोना तो एक बेलगाम सी चीज है ना, जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती। सही। आपको पता है कि इसमें आपकी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो आपकी फॉरेन मार्केट की तरफ होता है। सही। तो बाकी जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपको पता है, वो तो ऐसे हालात है, दो चीजें आपके पास होती हैं, एक ये गोल्ड है आपके पास, दूसरा ही आपके पास प्रॉपर्टी है। तो देखें, सही। प्रॉपर्टी तो वैसे ही बिल्कुल जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी। तो अल्टीमेटली वो जो प्रॉपर्टी थी उनकी, वो वहीं पे वहीं स्टक है, वो बिक नहीं रही, उसके ऊपर टैक्स है। कोई भी बंदा अगर लेने जाता है तो उसको पता है, अगर वो नॉन फाइलर है तो फाइलर है, तो उसको तो इतना टैक्स देना पड़ जाएगा। वो चीज वहां पे स्टॉप हो गई है। सही। आपको मुझसे ज्यादा आपको खुद आइडिया है कि मार्केट में अगर 2-2.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए की आपकी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आप अगर आज उसको बेचने जाएंगे तो आपको उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली सही। बात तो ये है कि आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो उसको परचेज करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा उसको परचेज करेगा तो वो आपको उतनी कीमत नहीं अदा करेगा जितनी आपकी डिमांड होगी। और गोल्ड गोल्ड एक ऐसी चीज है जो जिसका लिंक डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में गोल्ड की प्राइस जो है ये कंट्रोल के बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, ये मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में शायद ये 4 लाख के ऊपर चला जाए, जो जिस अच्छा। तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। क्योंकि जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी हुई है। सही। लोगों के पास मोबाइल खत्म हो चुके हैं। जो चीज उनके पास थी, अगर एक ताजिर था जो कि शालमीर या ब्रांथर रोड या मार्केट में काम करने वाला था, उसके पास जब अच्छे हालात थे, उसने बहुत सारी चीजें बनाई थी, जी ठीक प्रॉपर्टी है। बनाई थी, उसमें जी ठीक। 4 गाड़ी जी थी ठीक है। उसके। जी ठीक। जी ठीक है। अच्छा। जी डॉक्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब, यहाँ पे बात हो रही है सोने की कीमत के हवाले से। ये सोने की कीमत जो दिन ब दिन बढ़ रही है, ये क्या इंडिकेटर है, क्या समझते हैं आप? देखिए, एक तो यह पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अच्छा। और दुनिया की करेंसी जो है इस वक्त उस तरह से महफूज नहीं है जिस तरह से एक नॉर्मल हालात में होते हैं। सही। डॉलर्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। जी। फिर ये है कि नया इकोनॉमिक सिस्टम चीन डेवलप कर रहा है, वो कामयाब होगा या नहीं होगा। जी। तो जब भी अनसर्टेनिटी इस तरह से बढ़ती है तो सोने की जो है वो एक सेफ हेवन के तौर पे उसको समझा जाता है। और पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी इस वक्त बहुत हाई लेवल पहुंच चुकी है। जी। तो यहाँ भी एक उसकी डिमांड फिर ऊपर जाती है और कीमत भी ऊपर जाती है। सही। तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटी को ठीक करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। सही। और जो हमारे तो 90% जो अंदरूनी मुल्क के मामला हैं वो तो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। सही। दहशत गर्दी से लेके पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर हमें इमीडिएटली काम करना शुरू करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में एक ठहराव आए और अमन आए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो नॉर्मल तरीके से चल सकें। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इस साल बारिशें कम हुई हैं जिसकी वजह से पानी की कमी है, और आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी शोबा कितना मुतासर होगा? देखिए, ऑब्वियसली हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। जी। और पर्टिकुलरली अगर आप पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उसमें हम अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सी नेमतें दी हुई हैं, लेकिन हमने तो इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की। सही। हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर हम सिर्फ 27-28 दिन की स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि
दिन के बाद हमारे डैम्स जो हैं वो खाली हो जाते हैं। सही। और उसके बाद क्योंकि बारिश का जो सीजन होता है वो सिर्फ 3 महीने का होता है और उसी में बारिश भी होती है, उसी में ग्लेशियर मेल्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पानी को तो हम मैनेज कर ही नहीं रहे, हम पानी के ऊपर तो जंगें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सही। तो आप ये देखें कि जब आप पानी स्टोर ही नहीं करेंगे और आप अपने किसानों को वक्त पे पानी नहीं दे सकेंगे और सिर्फ आपका इंतजार बारिशों पे होगा, तो फिर आप एग्रीकल्चर क्या कर सकते हैं। सही बात। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से तो आपको 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी हमारा बहुत ज्यादा है। अगर हमारा इस वक्त एग्रीकल्चर का जीडीपी कोई 60 अरब डॉलर का है, तो ये 60 अरब डॉलर की बजाय ये 500 अरब डॉलर को होना चाहिए अगर हम जदीद तरीकों से पानी को मैनेज करें, पानी की स्टोरेज करें, फार्म्स जो हैं उन प्रॉपर मैनेजमेंट हो और वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी भी हो और स्प्रिंकलर सिस्टम्स हो और पानी जो है उसको जाया ना किया जाए, तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, गंदम का भी और कॉटन का और दूसरे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी। सही। तो आई थिंक हमारी जो नालायकी है वो हर चीज में नजर आ रही है। सही सही सही। अच्छा इमरान इजाज साहब, जैसे भी पानी की शार्टेज की बात हो रही है और फिर हमारे पास चूंकि 1 महीने से भी कम वक्त के लिए हम पानी स्टोर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी हुकूमतों की नालायकी रही है कि इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इस मसले के ऊपर हम काबू नहीं पा सके। तो अभी कोई आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम करने जा रही है? देखें जी, पहली तो बात ये है कि जिस तरह हमारे मुल्क में हर चीज के ऊपर बहरान रहता है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो किसी भी जगह के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो, कभी भी एक ऑन बोर्ड लेना एक चीज के ऊपर सब पूरे स्टेक होल्डर को लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सेम इसी तरह पानी की भी सिचुएशन है। आपको पता है पानी के क्राइसिस जो शुरू हो गए और जो सिंध में इस वक्त वहाँ पे जो मतलब जो एक तहरीक पूरी स्टार्ट हो चुकी है, आपको मेरे से ज्यादा अंदाजा है कि वो किस तरफ जा रही है और अगला उनका लाएअमल क्या होगा। तो बात हमारी सिचुएशन ये है कि हम किसी भी कोई भी जब पॉलिसी बनाते हैं ना, हम लोग वहाँ पे लोकल लोगों को, लोकल बॉडी को ऑन बोर्ड नहीं लेते, और अगर हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं तो हम लोग जो दूसरे लोग वहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, हम लोग उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखें इन चीजों ये अब वो दौर पुराना खत्म हो गया कि जब लोग सिर्फ पीटीवी देखते थे और कोई भी सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अब किसी मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट आनी है ना या कोई भी चीज आनी है तो सबसे पहले लोग जो है ना इंटरनेट के ऊपर जाते हैं और उस मुल्क की सिचुएशन जो है 5-10 मिनट में उनके पास पूरी आ जाती है। अच्छा, अब उनको नजर आ रहा होता है कि हमने अगर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई इधर तो भाई पहली बात है पॉलिटिकल मसला है, दूसरी बात है कि यहाँ पे वॉर एंड टेरर की सिचुएशन है, तीसरी बात यहाँ पे स्टेबिलिटी कोई नहीं है, चौथी बात ये है कि हम सूबे में जाएं और किस तरह काम करें, यहाँ पे तो ये सारी सिचुएशन है। देखें पानी की तो सूरत हाल ऐसी है, आपका कहना ठीक है इमरान इजाज साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये इस वक्त चोलिस्तान नहरों का मामला है, 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं और SIFC का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो ज़री शोबे में एक इनकलाब बर्पा करेगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंध में जो है वो मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ एक पूरी जो है वो सफ़बंदी कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि हमने ये नहरें नहीं निकालने देनी। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है SIFC का, ये पाकिस्तानी ज़राअत में क्या किरदार अदा कर सकेगा? देखिए, अगर तो हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान में बेशुमार पानी है जो कि आप ज़ाया भी करते हैं और उसको बचा के आप सारे अपने रेगिस्तान जो है चोलिस्तान से लेके थर और थल और इवन आपका जो एरिया है जहाँ पे ज़मीनें हैं लेकिन पानी नहीं है, वहाँ तक हम पानी लेके जा सकते हैं। सही। लेकिन उसकी शर्त ये है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, सारों को पता हो कि कोई इसमें धोखाबाजी नहीं होगी और इसको टेक्निकली और प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। अब पानी देखें, अगर आपने 30 दिन का स्टोरेज मैंने कहा कि पाकिस्तान में है और बारिश का जो महीने हैं वो आप देख लें कि जुलाई से लेके सितंबर तक का पानी में के महीने आते हैं
उसमें ही जो ग्लेशियर भी उसी में मेल्ट होता है, तो जी ज्यादा पानी तो आप स्टोर कर ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही निकल जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद जो 8 महीने 2 महीने होते हैं वो फिर आप आपस में लड़ते हैं कि मेरा पानी किसने ले लिया और किसने चोरी कर लिया, फलाने ने ले लिया, और हर जगह पे आप कहते हैं पानी नहीं है। तो आई थिंक इसको, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको इंजीनियरिंग और टेक्निकल तरीके से हल करेंगे तो सबको फायदा होगा। सही। लेकिन हमने इसको एक सियासी प्रॉब्लम में बना दिया है, और उस सियासत में फिर आपको पता है कि तबाही है। जी ठीक है। अब अच्छा अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये वो भी बाहक हैं कि उनको पता है कि ये पानी, बाकी चीजें तो कोई नहीं होनी, उनका पानी कम हो जाएगा जी, और लिहाजा आपको पूरे पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट का निजाम करना करेगा। टेलीमीटरिंग अपने नहरों में और अपने दरियाओं में लगानी पड़ेगी ताकि सबको पता लगे कि कितना पानी आता है और कितना पानी हम यूजफुली इस्तेमाल करते हैं और कितना पानी हम जाया। ये जब चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर आपका पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सारे गैर यकीनी में फंसे हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। जी ठीक है। और पानी एक जो है, पानी हयात है, पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं, बगैर पानी के जिंदगी जो अधूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इरसा ने तो सर्टिफिकेट जारी कर दिया है चोलिस्तान नहरों का, और उसमें ये शायद लिखा गया है कि ये फ्लड वाटर बेस्ड होंगी और 6 महीने के लिए होंगी। अगर इरसा ने इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है, तो फिर एतराज तो नहीं होना चाहिए? क्योंकि यकीन नहीं है ना ये सर्टिफिकेट्स में, किसी को इनका ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इरसा ने बहुत जो है कोताही की हुई है। इरसा का काम था कि पूरा पाकिस्तान का पानी का पूरी अकाउंटिंग करते, और टेलीमीटरिंग जो मैंने कही है वो आज से 20 साल से हम लगाने की कोशिश में हैं, वो लगाए नहीं जाते। तो आई थिंक ये इस तरह का सबसे बड़ा रोल है इसमें कि उसने एक निज़ाम बनाए, वो बातें करता है जिससे अब कोई यकीन नहीं करता। तो सबसे पहले पानी की अकाउंटिंग आप करें, टेलीमीटरिंग करें, सब कि जी इतना पानी आता है साल में, इतना पानी हम स्टोर करते हैं, इतना पानी जमीन में लगता है और इतना पानी जाया होता है। और जो पानी जाया होता है उसको अगर आप बचाएंगे और उससे आप चोलिस्तान को भी बात करें और उससे आप थर को भी बात करें तो फिर बात बनेगी। और ये बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम अपने निज़ाम को ठीक ये नहरें बना लें और बाद में पता लगे कि ये पानी जो है ये सिंध का भी खत्म हो गया और किसी और का भी नहीं, और पंजाब के बाकी इलाकों का भी पानी नहीं मिल रहा। तो आई थिंक ये आपको सारों को कन्विंस करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। और मेरा ख्याल है कि इसमें इरसा का बहुत बड़ा रोल है। अगर इरसा ये काम सही नहीं कर सकती तो इरसा को भी तब्दील करना पड़ेगा, इरसा में प्रॉपर टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी ताकि ये मैनेज हो सके वंस फॉर ऑल। ये पाकिस्तान का एक कम्पेटिटिव एडवांटेज बन सकता है सही कि इतना जो पानी है उसको हम इस्तेमाल करें तो हमारी ज़राअत 300-400 अरब डॉलर की आराम से बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान इजाज साहब, हमारे मुल्क में चीनी की पैदावार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आए दिन कोई न कोई इसको लेकर के कीमत का मसला बना रहता है। इस मसले को फिर प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट के ज़रिए संभालने की कोशिश की जाती है। कभी ये चीनी हम जो है वो बरामद करना शुरू कर देते हैं, कभी हम दरामद करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या मामला है? सर देखें, बदकिस्मती चीनी का भी जो शुगर माफिया है ना, ये भी एक पूरा कार्टेल है जी। तो आप ये हर हुकूमत में इस तरह की इश्यू जो है वो कोई भी हुकूमत मैनेज नहीं कर सकती, इसको पॉलिसी बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है, जितनी भी बड़ी शुगर मिलें हैं तकरीबन कोई कुछ सियासतदान की कुछ जो है वो आपको पता है कुछ ऐसे बंदों के जिनके ऊपर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। तो पहली बात है कि जब तक चीजों के ऊपर कोई बेहतरी हुकूमत ऐसी नहीं बनाएगी, सारे होल्डर को साथ नहीं बिठाएगी, ये चीजें खत्म हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा अटल है और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में आएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ऊपर कोई पॉलिसी वो बना सकें, इस चीज को कोई
कंट्रोल कर, बदतमीजी पे ये एक ऐसी चीज है कि जिसको कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी कोई कंट्रोल करना नहीं चाहता, और अल्टीमेटली इस सबके बहकान में जो कमर टूट जाती है वो गरीब तमाम टूट जाती है। आपको पता होता है कि भाई हमें किस वक्त में प्राइस है वो पानी है, किस वक्त इस चीज को स्टॉक कर, किस वक्त लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है, किस वक्त में हम लोगों ने इंपोर्ट करके दोबारा इसको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान लेके आना है। तो देखे ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इन्होंने मैनेज की हुई हैं। और बदकिस्मती ये जो पूरा कार्टेल है, ये पूरी प्लानिंग के साथ चलता है। इसमें ये नहीं है कि कोई एक बंदा ऑन बोर्ड होता है तो दूसरा बंदा ऑन बोर्ड नहीं होता। ये जितनी भी शुगर मिल हैं, ये सारी शुगर मिल्स के जो ऑनर्स हैं, ये आपस में बैठ के ये पॉलिसी बनाते हैं कि एसोसिएशन है वहां पे, उस प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर सब इकट्ठे हैं और वो सारे मिलके एक पॉलिसी बनाते हैं कि किस वक्त में हम लोगों ने क्या ट्रेंड करना है, किस वक्त में हम लोगों ने क्या पॉलिसी बनानी है, किस वक्त में हम लोगों ने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करनी है। तो देखेंगे जब तक बड़े लोग आपस में नहीं बैठेंगे, वो बात वही है ना कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ना पाकिस्तान में, क्या है कि गरीब आदमी के लिए सब कुछ है जबकि अमीर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब चीजों को जब IMF देखता है या फॉरेन इन्वेस्टर देखते हैं तो उनका पाकिस्तान में इत्मीनान बहाल नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो इनके लोकल लोग जो है वो अफसरशाही में है, तो हम लोग इनको क्या दें, क्या हम लोग इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें, क्या कुछ करें। तो ये के साथ साथ ये चीजें जो है ये बिल्कुल आना शुरू हो गई हैं। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब कोई भी सियासत है वो कोई भी बात अगर बैठ के मीडिया के ऊपर करता है तो अगले शो में फौरी तौर के ऊपर आप उसको उसकी बात सुना सकते हैं। वो नहीं कह सकता कि मैंने बात इस एंगल में नहीं की थी। तो देखें कि इसके ऊपर भी पॉलिसी करनी चाहिए और बैठ को डिफाइन करना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज को सही हल। जी ठीक है इमरान इजाज साहब। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, इस वक्त जो मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कन्वेंशनल एक्सपोर्ट के तो काबिल नहीं है। जैसे ये आप टेक्सटाइल ले लें या दूसरे, तो नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स की तरफ हम क्यों नहीं जाते? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दोबारा से। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज पूरी तरह से नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त कन्वेंशनल एक्सपोर्ट के काबिल तो नहीं रहा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, जैसे आपने खुद भी फरमाया है कि हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे, तो नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स कौन सी हो सकती हैं जिसकी तरफ हम तवज्जो दे के अपने एक्सपोर्ट के काम को बढ़ा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी है ना, दुनिया की अगर आप 5वीं सबसे बड़ी आबादी है जी, तो आपको एक किस्म का देखना चाहिए कि ये बड़े ममालिक क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से इंडिया और चाइना है, और इंडिया और चाइना को हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल हर चीज में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो IT से लेके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हर चीज में है जी। तो पाकिस्तान को भी अपना विजन जरा ब्रॉड करना चाहिए और हर चीज में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि हम ऑर्गेनाइज अपने आप को करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाएं, और उसके लिए और कोई तरीका नहीं है। हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हमारे वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, यहाँ पे जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनको 21वीं सदी में लाना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने तरीकों से काम करते रहें और अटकल बच्चू काम से हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अब वक्त आ गया कि सीरियसली हम इसके ऊपर फोकस करें और अपनी इकोनॉमी को जदीद इकोनॉमी बनाएं, और इकोनॉमी जो है वो एक मार्केट इकोनॉमी ही बना सकती है। वो सरकार का काम बहुत मुश्किल है। तो हमें अपने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का रोल खत्म करना चाहिए, डीरेगुलेशन करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को मौका देना चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट भी करे और मॉडर्नाइज भी करे और एक्सपोर्ट भी हमारे लिए करके दिखाए जी। ठीक है, अब पाकिस्तान को अगला जो है चीन बनना की जरूरत है। मिनी चाइना बने या एक्सपोर्ट्स के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे मुल्क जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये छोटे मोटे केपी लगाने से काम नहीं बनेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ई कॉमर्स का क्या रोल हो सकता है हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ाने में? ये बहुत जबरदस्त रोल हो सकता है इसमें। अगर आपके पास ई कॉमर्स के जरिए तो अब आप पूरी दुनिया में अपने माल बेच
सकते हैं। ये बड़े बड़े जो अमेज़न है, अलीबाबा है, इसके ऊपर अगर आप मार्केट करें तो आप हर चीज देख सकते हैं। अब तो बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है। शर्त ये है कि वो चीज जो है उसको आलमी स्टैंडर्ड की होनी पड़ेगी और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जो आपने बात की नॉन ट्रेडिशनल चीजों की, उसकी बहुत डिमांड होती है। तो वो भी अगर आप प्रॉपरली पैकेज करें, उसको से बनाएं, तो उससे भी बड़ा फायदा हो सकता है। तो हर चीज में अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अपने आप को हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ताकि हम वो काम कर सकें। और जो रुकावटें हैं इस काम में, उसको खत्म करने की जरूरत है। और वो सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी हुकूमतें हैं। जी बिल्कुल। इन हुकूमतों को जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, इनको छोटा नहीं करेंगे, इनको बिजनेस फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, डीरेगुलेशन नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये हो नहीं सकता। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा इमरान एजाज साहब, जिन इक़दामात का जिक्र डॉक्टर सलमान शाह साहब ने किया, बड़ी आइडियल बात है, लेकिन ये बातें जो हुकूमतों को क्यों नहीं समझ आती है? हम बस IMF के शिकंजे में जकड़े हैं, बस मिन तरला करके वहाँ से थोड़ा निचोड़ के हम एक साल गुजारते हैं। तो कोई कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सा ऐसा दौर आएगा कि हम, जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब कह रहे हैं, कि हम इन इक़दामात की तरफ जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की और मैं 100% डॉक्टर साहब की बात मत, क्योंकि देखें हमारा जो नौजवान जो इस वक्त है ना पाकिस्तान, वो पीनट है हमारे। लेकिन बदकिस्मती से नौजवान तबके को जिस जगह के ऊपर यूटिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए, जिस जगह के ऊपर हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग उनको नहीं दे पाए, उसी वजह से उनमें सांसें महरूमियत फैल गई है। और नौजवान तबका जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो भी जिस मर्जी शोबे से रिलेटेड है। आज उसकी कोशिश यही है कि जिस जगह के ऊपर उसको अच्छा चांस मिल रहा है वहां से निकल रहा है। देखिए हुकूमत की में बदकिस्मती ये रही है कि वो नौजवानों में बिल्कुल आसान मौके, कोई भी बिजनेस यूटिलाइजेशन के काम कर सकते। इनका IT सेक्टर जो है वो पूरी दुनिया में इतनी अच्छी सक्सेस इंडिया अपना IT सेक्टर को एक्सपोर्ट कर रहा है और उसने अपने पूरे शिकंजे जो है वो यूरोप या अमेरिका या पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर उसने फैला दिए। अब IT सेक्टर इतना को स्ट्रॉन्ग है कि आज अगर कोई यूरोप में भी अपने लोगों को बेचते हैं ना, तो वो इतनी हाई फाई सैलरी के ऊपर यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान IT सेक्टर एक्सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करता है लेकिन कर नहीं पाता। उसमें दो किस्म की सिचुएशन आ जाती है। पहली बात यह है आपकी लोड शेडिंग, दूसरी बात यह है कि IT सेक्टर को इंटरनेट चाहिए। अब पाकिस्तान में किसी वक्त भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है कि इंटरनेट को क्लोज कर दो। अब आप जब इंटरनेट को क्लोज करते हैं तो जो फॉरेन ममालिक जो है, जिन लोगों ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं, वो 2 लम्हे के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है वहां पे। हम लोगों ने इन लोगों को अपॉइंट किया कि ताकि हमारे इश्यू जो है वो रिजोल्व हो, लेकिन इनके यहाँ पे तो नेट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो देखें सेम इसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें गुजरांवाला, गुजरात, ये सारी बड़ी अच्छी एक मार्केट है, यहाँ पे बड़े तजर्बेकार लोग हैं। हमारी लूमे फैसलाबाद में बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोगों को कोई साजगार माहौल देना चाहिए ना। देखें आज अगर हम लोग अपना रॉ मटेरियल बांग्लादेश में भेज रहे हैं और बांग्लादेश को स्टिच करके कोई गारमेंट को आगे उसी गारमेंट को आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सर ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? ये हम भी कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? और अगर को थोड़ा बहुत ये सोलर, आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ा। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर को थोड़ा बहुत सोलर एनर्जी पे हुआ है तो हुकूमत जो है उसके ऊपर टैक्स लगाने पे आ रही है, ये जायज बात है? देखिए यही तो इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर चीज को तोड़ के अपने फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती। इस वक्त अगर पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का कोई सोल्यूशन है तो वो यही है कि आप तेजी से सोलराइज करें। सही। आप तेजी से थर कोल को इस्तेमाल करें, आप तेजी से डैम बनाएं और हाइड्रो बिजली पैदा करें, आप तेजी से न्यूक्लियर पावर में जाएं, ताकि ये जो महंगे हमने गैस के और के इंपोर्टेड कोयले के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनको हम
आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करें और सस्ती बिजली लेके आए। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्ती बिजली चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी की कम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी में निजाम ने दी है। एक तो ये है कि सरकारी निजाम में चोरी बहुत ज्यादा है। ये है कि जो करते हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जब एक सोलर की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था तो ये इन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। आप ये सोचें कि एक किलोवाट आवर अगर आप सोलर का लगाते हैं तो आपको तेल मंगाने की जरूरत नहीं रहती और यहाँ तो अरबों किलोवाट आवर मिलते हैं और अरबों डॉलर्स आप सेव कर सकते हैं जो इंपोर्ट करने, जो आपको तेल नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बड़ी गलत डिसीजन मेकिंग हो रही है और उसका नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के अवाम को होता है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसके लिए सस्ती बिजली जो है बहुत ज़रूरी है। हम सस्ती बिजली देंगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री चलेगी, हम मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे। जब ये क्योंकि यहाँ पे इनका भी कहना है डॉक्टर सलमान शाह साहब का कि अफसरशाही है, ओवर रेगुलेटेड मुल्क है, इस वजह से दोनों माहिर मईशत का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।